वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने बेसिक कवर किया था कि क्या क्या कवर होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना इंडियाज़ का, तो क्या क्या ज़रूरत होता है ना, वो मैंने बताया। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में अभी प्रीवियस लेक्चर का दे रहा हूँ। देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो किस बेस पे डिपेंड थे, कहाँ से आए कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 1 to 17, और इंडिया ने उससे 100 ऐड किया सब जगह। ओके दोस्तों, एक ध्यान रखिए कि पहला इंटरनेशनल में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ था, उसके बाद IFRS इशू किया। और रीज़न फॉर इशू ऑफ इंडिया ने क्यों इंडियाज इशू किया है कि दोस्तों, जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होती गई ना, तो इंडिया को भी लगा कि भाई अपना क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए, ग्लोबल लिस्टिंग होना चाहिए। ग्लोबल लिस्टिंग मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वहाँ पे सब जगह लिस्ट, जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, सबका एक यूनिफॉर्मिटी एक रिक्वायरमेंट है। उनका क्या कहना है कि अगर आपको लिस्टेड होना है ना, तो आपको यूनिफॉर्मिटी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? यूनिफॉर्मिटी जो रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया ने क्या किया, दोनों कंसिडर किया, लेकिन इंडिया ने अपनी इन्वायरमेंट जो इकोनॉमी है उस बेस पे है ना, उन्होंने सब लिया, लेकिन सब जगह थोड़ा डेविएशन आया। उस डेविएशन अपन को बोलते कार्व आउट्स। तो इंडिया ने पूरा फुलफिल नहीं किया, क्योंकि देखो और ध्यान रखें, ये जो IAS और IFRS जो इशू है ना, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू इशू मालूम है क्या? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि इन्वेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि भाई उनको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभी कोई कंपनी रहती है, उनको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है, और उनका मेन पर्पस क्या रहता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड हो। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS है, सब में ना इतना डिटेल दिखा है ना कि प्रेजेंटेशन बहुत डीप में दिखाना पड़ता है। आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रिस्क, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ना इंडिया के, उसमें रिस्क फैक्टर इतना नहीं कवर किया है, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS ने इतने रिस्क कवरेज किए, और वो सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे आपके एनुअल रिपोर्ट में। और जो उससे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है किसको, इन्वेस्टर को, कि भाई पैसा डालूं कि नहीं डालूं। तो उसको रिस्क फैक्टर उसको अवेयर होता है कि यस, इसमें ये रिस्क फैक्टर है, इसमें ये रिस्क फैक्टर है। ओके। तो और जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं। फेयर वैल्यू मतलब सिंपल भाषा में रियलाइजेबल वैल्यू, आज मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं बेचता हूँ, तो फेयर वैल्यू। ओके। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, फेयर वैल्यू पे बहुत डिपेंड है। और अभी ना पहला मैं क्या करूँगा, जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो टर्म्स यूज़ करते हैं, डेफिनेशन, वो आपको सिखाने वाला हूँ। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? देखो IFRS में क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस और अ, ये कॉम्प्रिहेंसिव ना एक ही पेज में दिखाया है, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग किया है, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया है। कहाँ पे दिखाया है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लेकिन ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है क्या? तो देखो, जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है, एक्चुअल गेन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ट्रांसलेशन इन FCY, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जब भी रिक्लासीफाई करते हैं ना, रिक्लासीफाई, तो उनका इम्पैक्ट है ना, वो PNL में नहीं देना है। उनका इम्पैक्ट है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक अलग से कॉमन कॉलम रहता है। मैंने आपको देखो प्रीवियस वीडियो में दिखाया वो कॉलम, उस कॉलम में वो दिखाना पड़ता है कि भाई रिक्लासिफिकेशन करने में इतना वो आ गया है। ओके। अभी उससे क्या हो रहा है, अभी इनकम टैक्स का भी इशू आया, तो अभी इनकम टैक्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अदर जो आप दिखा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखें, IFRS ना 2011 में इशू होने वाले थे इंडिया में, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज थे उसमें, और टैक्स का भी इशू था। लेकिन फाइनेंशियल 15-16 से IFRS और IAS का मिलके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, और बहुत सारे कार्विन और कार्व आउट आए, और उस बेस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हुए, और उससे क्या हुआ, ग्लोबल लिस्टिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरुआत हुआ। ओके। उसके बाद लेकिन जो IAS में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन करना पड़ता है ना, उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर है। नॉर्मल पर्सन को इमीडिएट नहीं आएगा,
उसको स्टडीज़ बहुत करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे डिस्क्लोज होता है। लेकिन मैं आपको ना बेसिक सिखाने वाला हूँ, जो उससे ना आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि भाई जब भी कभी ऑडिटर आपसे डिस्कस करे या आप आगे जाके सीनियर पोस्ट पे जाओ तो आपको ये दिक्कत ना आ जाए कि भाई इसका मीनिंग क्या है। अभी देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल भाषा में मीनिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वो मतलब मनी फॉर्म में होगा, रियलाइजेबल फॉर्म में होगा। और ये देखो आईएएस में, इंटरनेशनल अकाउंट में, फाइनेंशियल एसेट्स बोला जाता है। फाइनेंशियल एसेट मतलब रियलाइजेबल, पैसा आने आने का चांसेस है वही दिखाओ। दुनिया भर के एसेट ऐसे नहीं दिखाओ जो कुछ रियलाइजेबल नहीं। आईएएस में ऐसा रिपोर्टिंग करो जो रियलाइजेबल हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और आपको मालूम है 10 साल से वो रिकवर होगा ना, होगा ही नहीं, तो क्यों दिखा रहे हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है उसको, भाई डी रिकॉग्नाइज करो, निकाल दो बैलेंस शीट से, राइट ऑफ कर दो, कुछ रिकॉग। अरे आपको फाइनेंशियल एसेट दिखाना है। और फॉरेन इन्वेस्टर क्या दिखता है, अरे फाइनेंशियल एसेट इनका अच्छा है क्या, रियली रिकवरेबल होने वाला है क्या, वही फाइनेंशियल एसेट हो रहा है। तो ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है और मैनेजमेंट पे ज़्यादा रहती है। एंड इट इज़ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परफेक्ट दिखा। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, पैसा देना है वही दिखाओ। देने वाला हो, 10 साल से दिखा रहा हो देने वाला हो, वैसा नहीं चलेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो नहीं बोलता है। आपको वही दिखाना है, वो जो देना है वही दिखाओ। अभी उसके बाद है ना, उन्होंने एक अमोर्टाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया है। देखो फेयर वहाँ पे ना फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी ना वैल्यूएशन होता है कि भाई अमोर्टाइजेशन से कॉस्ट से करना है क्या, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से करना है क्या, या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट। ये 3 टर्म्स है, वो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या टर्म्स है, क्या इंटेंशन है उनका ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। देखो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में अगर सिंपल मीनिंग बोले ना तो डेप्रिसिएशन, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने अलग से डिफाइन किया है। अमोर्टाइजेशन मतलब क्या, एक अलग से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है जब आपको फाइनेंशियल एसेट्स वैल्यूएशन करना पड़ता है। ओके। तो दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपका क्या बिजनेस मॉडल है, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो मिलने वाला है क्या, ओके, और डिफाइंड डेट्स है क्या, ये डेट को मिलने वाला है, तो ही वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा। ओके। और इसमें क्या है, सेल इंटेंशन होना चाहिए। मैंने क्या बोला, सेल, ऊपर के इसमें सेल इंटेंशन नहीं, अमोर्टाइजेशन में सेल इंटेंशन नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सेल इंटेंशन होना चाहिए, मतलब बेचना है आपको, बेच के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस इधर आना चाहिए। ओके। थर्ड वो है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये रेसिडुअल कैटेगरी है। रेसिडुअल मतलब क्या है, अगर अमोर्टाइजेशन में नहीं आती है अदर या ओसीआई में नहीं आती है तो वो आती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद है फेयर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। मैं बहुत सारे शॉर्टकट मैंने लाया है, वो आपको सब बता दूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करेंगे तो ही आपका ही ग्रोथ होगा। ओके। और अगर आपको यूट्यूब वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ प्लेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। अभी ये रिकग्नाइज एसेट बहुत अलग वर्ड है। क्या है यार रिकग्नाइज एसेट, वो क्या बोलता है मालूम है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको रिकॉग्नाइज एसेट कब करना पड़ेगा, जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कंडीशन फुलफिल होती है ना तभी आपको रिकॉग्नाइज। फालतू एसेट नहीं दिखाना है जो रिकवरेबल होने वाला नहीं, फालतू लायबिलिटी नहीं दिखाना है जो नहीं होने वाले, जो सॉरी फालतू वर्ड निकाल दो, गलत चीज़ नहीं दिखाना है। अरे यार वो ही दिखाओ जो ज़रूरत है। ओके। रिकॉग्नाइज लायबिलिटी। और दोस्तों में ध्यान रखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको अप्लाई हो रहा है, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है उनको ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। क्यों मालूम है दोस्तों, बिलो 250 करोड़ को नहीं अप्लाई किया, वहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किया। क्या किया है, ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि देखो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे डिस्क्लोजर है, और नॉर्मल कंपनी वो उतना डिस्क्लोजर करेंगी ना तो उनकी बैलेंस शीट तो पूरी ख़त्म हो जाएंगी। अभी फॉर एग्जांपल देखो ना, बैंक्स, उनको अभी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने वाले हैं, उन्होंने आगे पोस्टपोन किया। देखो अगर आईएएस अप्लाई करेंगे और वहाँ पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट अप्लाई करेंगे, देखो दोस्तों क्या होगा। अरे दुनिया भर के एसेट एनपीए दिखेंगे, लोन जो दिया है उन्होंने वो बहुत सारे मेजर लोन अमाउंट एनपीए में जाएंगे। अरे बहुत बड़ा लॉस दिखेगा पीएनएल में। अरे ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा, तो इसीलिए वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रा पोस्टपोन कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं अप्लाई करना पड़े, बहुत सारे डिस्क्लोजर उसमें दिखाने पड़ते हैं। ओके।
तो चलो लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों जब भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी फर्स्ट टाइम जब भी अप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें कैसा है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चेंज होता है, डिस्क्लोजर चेंज होता है। और उसमें ना 1 अप्रैल, अभी फॉर एग्जांपल देखो ना, उन्होंने एनबीएफसी को 1 अप्रैल 2019 से, जिनका नेटवर्थ अबाउट 250 करोड़ है लेकिन बिलो 500 करोड़ है, उनको बोला कि आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी। कौन से फाइनेंशियल से, फाइनेंशियल 1920। लेकिन दोस्तों जब आप 1 अप्रैल 2019 से करेंगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर है ना आपका, उसको भी आपको इंडिया में क्लासीफाई करना पड़ेगा। और उसके पहले उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब 1 अप्रैल 2018 की, मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट को ओपनिंग इंडियस में लाना पड़ेगा। बाद में 31 मार्च 2018, मतलब प्रीवियस ईयर का, वो भी इंडियस में होगा। सॉरी। और 31 मार्च 2020 की जो आपकी बैलेंस शीट होगी, सॉरी, अब मैंने मिला प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2019 की जो बैलेंस शीट होगी वो इंडियस में होगी। और करंट ईयर की, मतलब फाइनेंशियल 1920 की, वो भी इंडियस में होगी। तो क्या होगा कंक्लूजन, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल 2018, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019, और करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2020, मतलब 3 बैलेंस शीट कॉलम रहेंगे। ओके, यहाँ पे देखो रिकॉग्नाइज जो करना है, जब इंडियस बोलता है तभी रिकॉग्नाइज करा है। यहाँ पे और एक प्रोहिबिट किया है कि भाई आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मत दे दो, नहीं तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बेस चेंज होंगे, सब मैनेजमेंट के जो डिसीजन है जो सब इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो रिट्रोस्पेक्टिव अलाउड नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या बताया, 3 बैलेंस शीट रहता है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में प्रीवियस यूट्यूब के लेक्चर में, उसमें क्या दिखाया मैंने दिखाया था कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में क्या था, इक्विटी में ओपनिंग कितना है, एडिशन रिडक्शन कितना है, क्लोजिंग कितना है, और चेंजेस इन इक्विटी। उसमें देखो जनरल जो शेयर प्रीमियम, ईसॉप और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सब दिखाया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ना, वो एग्जाम्शन कुछ नहीं देता, आपको सब अप्लाई करना है। और आपको एक्सप्लिसिट अनरिजर्व स्टेटमेंट आप नहीं कुछ दे सकते कि मैंने एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, आपको सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा और कंपलसरी है। ओके, उसके बाद जो आपको रिकन्सिलेशन भी करना पड़ेगा कि आपका अगर प्रीवियस गैप और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपको आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकन्सिलेशन ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, reconciliation of total comprehensive income reported under previous gap to total comprehensive income under Ind AS as per the most recent annual financial statement। मतलब आपको रिकन्सिलेशन शो करना है प्रीवियस गैप और आपके इंडिया बैलेंस शीट में क्या फर्क है। उसके बाद आपको ट्रांजिशन कैसे आपने किया। ओके, उसके बाद डीम कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों अभी कैसा है कि यहाँ पे इंडिया में थोड़ा एक दिया है कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज है, एसोसिएट्स है, तो डीम कॉस्ट मतलब आप वही कॉस्ट कैरी कर सकते हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहती है ना, मतलब 31 मार्च 2018 की जो बैलेंस शीट की जो अमाउंट है, वो आप शो कर सकते हैं कंटिन्यू। अगर आपको फेयर वैल्यू करना है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन डीम दोनों ऑप्शन दिया उन्होंने। ओके, लेकिन ओपनिंग में, हाँ, बाद में नहीं, डीम कॉस्ट बाद में नहीं अप्लाई कर सकते, बाद में वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन का उन्होंने बोला कि आप रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे स्टैट्यूटरी रेगुलेशन रहते हैं और उसमें आप बैकडेटेड इफेक्ट बहुत इजी नहीं है। ओके, एक 101 ने एक एग्जाम्शन दिया है कि क्या दिया है कि आपकी जो शेयर बेस्ड पेमेंट है वहाँ पे ना रिक्लासिफिकेशन हो सकता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, डीम कॉस्ट है, लीजेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट डिफरेंस। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि अगर आपको जो प्रीवियस गैप है अगर फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही डेट को 1 अप्रैल 2018 को, बाद में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में इम्पैक्ट देना बहुत टाइम जाएगा उसमें। ओके, और बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। दोस्तों अभी दूसरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 102 है, लेकिन वो अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, जो मैं इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वही दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, 107, 10 सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखा है। तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, हार्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है
और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे पूछेंगे, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, सीए स्टूडेंट हो या आईसीडब्ल्यू, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहले उनको सिर्फ समझ लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन एज लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी, देन ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी। अभी मैं यहाँ पे ना फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन बढ़ाता हूँ कि फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या। कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है। इन्वेस्टमेंट देखो, फाइनेंशियल एसेट में कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिबेंचर है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, लोन रिसीवेबल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए कि पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, पैसा देना है। ओके, उसके बाद है इक्विटी। तो दोस्तों अभी सिंपल टर्म में बताऊँ क्या, इक्विटी ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब इसका सिंपल मीनिंग, एवरी ईयर इक्विटी डिविडेंड देना कंपलसरी है नहीं ना, तो इट्स अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। पैसा कुछ देना नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है कैपिटल। लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है ना, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड करना है, एनी लिस्टेड करना है, एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो लिस्टिंग रेगुलेशन इतने स्ट्रांग है ना, तो आपको लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर कैपिटल मिला है पब्लिक से, नहीं, उसमें बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही एडवांटेज रहता है कि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं है और डिविडेंड का ऑब्लिगेशन है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ और एजीएम में आपने डिक्लेयर किया कि हमें देना है तो ही। उसके बाद प्रेफरेंशियल दोस्तों, अभी प्रेफरेंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों अगर प्रेफरेंशियल में अगर आप डिविडेंड देते हो तो आपका वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर डिविडेंड नहीं देते हो ओके, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। उसके बाद है फाइनेंशियल एसेट क्लासिफिकेशन। दोस्तों मेजर एज अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, मैंने बोला बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होना चाहिए, भाई पैसा मिलने वाला चाहिए, तो ही अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वहाँ पे उन्होंने बिजनेस मॉडल वही कंडीशन ऊपर जो अमोर्टाइज, और यहाँ पे उन्होंने देखो एक ऐड किया सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे आप गेन और लॉसेस दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका इंटेंशन होना चाहिए सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो ही आप दिखा सकते हैं। थर्ड वन है रेसिडुअल कैटेगरी, मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस नॉट फॉल इन अबव ए एंड बी। देखो अभी अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई करो, लोन बिटवीन ग्रुप कंपनी। दोस्तों ये बहुत बड़ा ऑडिट का और अकाउंटिंग का इशू। अभी आईएएस कैसे अप्लाई करें कि ग्रुप कंपनी को लोन रिपेबल ऑन डिमांड रहता है, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या रहती है। अभी अपने ग्रुप कंपनी से लोन लिया है ओके, तो फेयर वैल्यू क्या, जितने आपने देना है उनका मैच्योरिटी में इंटरेस्ट फ्री है, जिसमें अभी मैच्योरिटी नहीं है उसमें क्या करना है। एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लेन एंड द फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज गेन और लॉस अनलेस एज इट इज अ क्वालिफाइज एसेट और लायबिलिटी। ओके, देखो अभी होल्डिंग कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है सब्सिडरी को ओके, और सब्सिडरी आपकी लिस्टेड है, तो वहाँ पे ना इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, तो इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट मिला है। किसको मिला है, सब्सिडरी को। तो सब्सिडरी को ना वो इंटरेस्ट पोर्शन एक दिखाना पड़ता है कि भाई ये उसने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाना पड़ता है कि भाई इतना इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, लेकिन वो पे नहीं करना है, वो सिर्फ है एडजस्टमेंट एंट्री है। देखो इंडिया में बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री आपको बुक करनी पड़ते हैं ओके। इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो इंटरेस्ट फ्री मिला है ना, वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन इनडायरेक्टली बिजनेस में यूज हुआ है वो पैसा। तो कोई भी अभी आप मार्केट में जाए तो आपको इंटरेस्ट में फ्री लोन में देगा नहीं देगा, आपको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं देना पड़ेगा। तो वही उन्होंने आपको जो इंटरेस्ट फ्री पोर्शन मिला है ना, वो आपको अकाउंट करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो अकाउंटिंग एंट्री आएगी नहीं ऐसा नहीं, वो एंट्री लेनी पड़ेगी। अभी देखो मेजरमेंट, मैंने अकाउंटिंग अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होगा तो डायरेक्ट रिकॉग्नाइज इन पीएनएल होगा, गेन और लॉसेस होगा और आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्लासिफाई किया होगा तो पीएनएल में जाएगा। ओसीआई अदर देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो रियलाइज मतलब सेल या पर रियलाइज मतलब सेल, जब आपने सेल किया तभी वो रियलाइज होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अनरियलाइज होगा
मतलब आपने ईयर एंड के फेयर वैल्यू मार्केट में मिली आपको, बेचा नहीं आपने, आपने को एक 31 मार्च में वैल्यूएशन किया, तभी वो अनरियलाइज जो गेन है ना वो ओसीआई में आपको दिखाना पड़ेगा। ओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो रियलाइज अनरियलाइज होगा तो आपको पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंशन। इंटरेस्ट फ्री फ्री, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है उन्होंने कि अगर आपने भाड़े पे एक जगह लिए, आपने 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट दिया है और आपको 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो इंडिया क्या बोलते हैं मैंने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ओके, और एवरी ईयर उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करो सो दैट मैच्योरिटी में 10 लाख रुपीज़ आए, मतलब 5 साल के बाद। मतलब 10 साल जो 10 लाख आपको मैच्योरिटी में मिलने वाला है कभी 5 साल के बाद, उसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है, और एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट इनकम पीएनएल क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। इट्स अ नोशनल इनकम दिखाना पड़ेगा सो दैट मैच्योरिटी में आपको वो 10 लाख डिपॉजिट आएगा, और जब भी पैसा आएगा ना, मतलब आप वो जगह खाली करके रहेंगे, जब लैंडलॉर्ड आपको पैसा देगा तब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्रेडिट करेंगे तो वो 10 लाख रुपीज़ आएगा वैसा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो तो पीएनएल में जाएगा। इफ इक्विटी if entity classifies investment in equity instrument as OCI, then OCI में जाओ। इम्पेयरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि आप ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहे हो, हम उस पर नहीं बिलीव करेंगे, फॉरनर बोलते हैं, हम क्यों नहीं बिलीव करते कि उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट लॉस कितना मिनिमम होने वाला है। तो इसमें बताए सब, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए ओके, कि क्रेडिट लॉस, और उसमें 30 डेज का पास ड्यू रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन कि 30 डेज के बाद पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा ना तो आपको क्रेडिट लॉस अलाउंस प्रोवाइड करें। तो सबसे अच्छा बेस्ट मेथड लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एजिंग एनालिसिस निकालेंगे आप, और उससे परसेंटेज मल्टीप्लाई करके इतना क्रेडिट लॉस होने वाला है। डिस्क्लोजर क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपकी हर साल के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होनी है, और एवरी ईयर उसका वैल्यूएशन होगा, रिकग्निशन होगा, डी रिकग्निशन होगा कि भाई रियली एसेट है, रियली लायबिलिटी है क्या, ऑफसेटिंग मतलब फाइनेंशियल एसेट अलाउड है क्या, वो कर सकते हैं अनलेस इंडिया से अलाउड करता है। अलाउंस ऑफ क्रेडिट लॉस एवरी ईयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ही नहीं है। डिफॉल्ट एंड ब्रीचेस, अगर हाँ लोन का रिपेमेंट का डिफॉल्ट हुआ है तो वो दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको दिखानी पड़ेगी। फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट, लिक्विडिटी, मटेरियल्स आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कवर किया है, दैट इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट? फेयर वैल्यू मेजरमेंट मतलब आज के दिन में कितना पैसा रियलाइज होने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने सेपरेट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है कि आप कुछ भी वैल्यू आप अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, वैसा अलाउड नहीं है आपको। आपको एक्चुअल में ही दिखाना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू कैसे आई है, उसके लिए आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ओके, फेयर वैल्यू डेट प्राइस, वो उसमें उन्होंने कंडीशन भी दिया है कि प्रिंसिपल मार्केट जहाँ पे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होना चाहिए, मोस्ट एडवांटेज मार्केट होना चाहिए, वैल्यूएशन टेक्निक आपको होगा, मोस्ट मस्ट बी यूज अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स है। इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक्स अच्छे होने चाहिए, मतलब आप एजम्पशन नहीं करना चाहिए। बीड प्राइस अवेलेबल है, आस्क प्राइस है, मतलब ऐसा फेयर वैल्यू ऐसा है ना कि भाई यस मैंने जो फेयर वैल्यू है उसका ये इनपुट्स है, ये डॉक्यूमेंटेशन उस बेस पे। अगर देखो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप रिपोर्टिंग डेट पर निकाल सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बायोलॉजी। हाँ, फेयर वैल्यू अगर आपने 105 मतलब इंडिया 105 है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, मतलब आपकी कोई बिजनेस यूनिट है वो आपको सेल करना है, तो वहाँ पे भी फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। फेयर वैल्यू हायरार्की उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई फेयर वैल्यू हायरार्की आपको शो करना पड़ता है हर साल के बैलेंस शीट में। आपने फेयर वैल्यू निकालते टाइम क्या क्या किया, कोटेड प्राइस मिला कि नहीं, पहला लेवल। लेवल 2 में कोटेड प्राइस फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, और थर्ड अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स दे विल हैव आइटम बेस्ड ऑन द लोएस्ट इनपुट लेवल, जो लोएस्ट सबसे है वो आपने लिया मिला है। दोस्तों अभी आगे इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या है, ये क्यों इशू होता है दोस्तों?
कंपनी को टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर कंपनी ग्रोथ करना चाहती है तो क्या करते हैं वो, देखो एम्प्लॉय इज़ अ एसेट फॉर द कंपनी, तो कंपनी ना एम्प्लॉय के साथ एक ईसॉप एग्रीमेंट बनाती है और उनको बोलती है कि हम अगर आप इतने साल रहेंगे और इतना टारगेट अचीव करेंगे ना तो हम आपको ना शेयर्स देंगे। तो वो शेयर्स एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड रहता है और लॉक इन पीरियड होने के बाद आप सेल कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा मार्केट में रिटर्न मिलता है। लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है तो सिंपल है, बड़ा ये नहीं, उसमें एक्चुअल वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन करते ना बहुत सारे टर्म्स ईसॉप एग्रीमेंट बहुत सारे वो सब कंसिडर करते हैं कि भाई हर साल कितना राइट्स एलिजिबल है, वेस्टेड कितना और कितने जन ने लिया है वो दिखाना पड़ता है। तो अकाउंटिंग एंट्री है शेयर बेस्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ईसॉप बोलते हैं ना ईसॉप, तो ईसॉप जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं ना वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग दो ट्रीटमेंट है, एक इक्विटी सेटल है, एक कैश सेटलमेंट है। यहाँ पे कैश सेटलमेंट है ना तो एवरी मतलब फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट में लेते आओ और रीमेजर, मतलब जब भी आपका रिपोर्टिंग रहेगा बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च में आप उसको अगेन फेयर वैल्यू निकालते हैं और जो भी प्लस और माइनस होगा आपको पेनल में दिखाना। चॉइस ऑफ सेटलमेंट, कभी कभी किसी में चॉइस ऑफ सेटलमेंट भी रहती है। दोस्तों शेयर बेस्ड पेमेंट दो जन को मिलता है, एक एम्प्लॉई और नॉन एम्प्लॉई। नॉन एम्प्लॉय मतलब कौन, क्रिएटर भी हो सकता है, ग्रुप कंपनी भी हो सकती है। तो ग्रुप सेटलमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट है, वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि कैसे आपको वैल्यूएशन करना है, ओके, और एक्सपेंस कैसे शो करना है। दोस्तों एक क्यों दिखा है वो मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद है इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। दोस्तों बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अमालगमेशन। अमालगमेशन तो कैसे प्रेजेंट करना है, आप 103 अप्लाई करते हैं क्या क्या कंडीशन है, वो अगर फुलफिल होती है ना इंडियस की तो ही आपको दिखाना है। वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है एक्विजिशन डेट और एक्वायरर कौन है, ओके, आइडेंटिफाई एक्वायर। तो वहाँ पे गुडविल कैलकुलेट होता है जब एक्विजिशन कंप्लीट होता है, मतलब रिकग्नाइज एक्सेस बिटवीन द, अगर जितना परचेस वैल्यूएशन आ रहा है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप उसको गुडविल रहेगा। डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा, द एक्वायर शैल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कैसे हुआ, कैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी में उसमें कंसिडर किया, क्या सेटलमेंट हुआ, कोर्ट ऑर्डर क्या था और कैसे फुलफिल किया। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 इंश्योरेंस में। दोस्तों सिंपल भाषा में बताओ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई होता है। और टाइप ऑफ पॉलिसी कितना है, लाइफ और नॉन लाइफ। और सामने वाला कौन है, पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर कोई भी हो सकता है। कितने टाइप की पॉलिसी है, तो पॉलिसी एग्जांपल मैंने दिखाया है, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट है, इंश्योरेंस में प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोफेशनल, बहुत सारे इंश्योरेंस के टाइप है। तो वो सब इसमें कवर होते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन भी है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते टाइम अकाउंटिंग पॉलिसी दिखानी पड़ती है और आ, उनको रिस्क कवरेज कैसा किया है वो भी शो करना पड़ता है। प्लस अगर एजम्पशन उन्होंने अगर किया है कि ये मेरा एजम्पशन है उस बेस पे मैंने लायबिलिटी निकाला तो वो भी उनको दिखाना पड़ेगा। रिस्क, उनके बिजनेस पे क्या रिस्क है, अगर कुछ इशू होता है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोजर रिकॉग्नाइज एसेट्स लायबिलिटीज एजम्पशन वो दिखानी पड़ती है, ओके। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, अगर आपकी 5 फैक्ट्री और उसमें से एक फैक्ट्री आपने बंद करने वाले हैं तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो वहाँ पे ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करता है, प्रेजेंटेशन शो करता है, डिस्क्लोजर शो करता है। तो आपको क्या है वो अपने अगर डिसीजन लिया, डिसीजन मतलब कौन लेते हैं, मैनेजमेंट लेती है, तो वो वहाँ से आपको जो आपकी करंट एसेट्स है वहाँ से निकाल के अलग से उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन बंद करना पड़ता है अगर फिक्स एसेट्स है उधर की, इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है कि भाई उसका कुछ लॉस है क्या, तो वो लॉस आपको उतना पीएनएल में हिट करना पड़ेगा। और इसमें इंटेंशन रहता है कि विद इन 12 मंथ्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए और मैनेजमेंट का इंटेंशन दिखना चाहिए कि हाँ भाई उनको बेचना ही है, उनको बेचना ही है। मेजरमेंट कैसे वो मैंने बताया कैसे, इम्पेयरमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट डिस्पोजल है, एडजस्टमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स उसमें वो होता है, वेस्टिंग डेट, अमाउंट फैक्चर। डिस्क्लोजर क्या है,
नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट इन द बैलेंस शीट, वो सेपरेट प्रेजेंटेशन होगा। डिस्क्रिप्शन और नेचर ऑफ एसेट, गेन और लॉस इनिशियल फेयर वैल्यू वो तो निकालना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट पे प्रायर बैलेंस है। इफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वो मेजर कंपोनेंट थी तो 108 जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है सेगमेंटल रिपोर्टिंग, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरी ये जो अच्छी चलने वाली थी कंपनी, अच्छी चलने वाली यूनिट थी, मैंने हमने बंद किया, तो उसको आपको सेपरेट प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल्स। दोस्तों अगर आपकी कंपनी कोई नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वॉल्व है तो एक सिंपल भाषा में आप देखो, कॉमन सेंस से ईच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको उनको अंडरस्टैंड करना है। और हमेशा ध्यान रखो, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या देखेंगे, वो अगर वो कॉमन सेंस आपके माइंड में बैठ गया ना, तो उसी बेस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस होगा। लेकिन थोड़ा डीप है थोड़ा, ओके। अभी इसमें देखो कंपनी को क्या करना है, उनको स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे उनको करने पड़ते हैं। टॉपिकल स्टडी है, जियोग्राफिकल स्टडी है, जियो केमिकल है, जियो फिजिकल स्टडीज़ है, ट्रेंचिंग करना पड़ता है, सैम्पलिंग है, और अगर बाद में बिजनेस स्टडी करनी पड़ती है, बाद में मार्केटेबिलिटी है कि नहीं, और आपको लगता है कि हाँ अभी इसका आगे जाके मार्केटेबिलिटी है, तो आपको लोकल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लाइसेंसिंग होते हैं उनसे परमिशन लेके जितना आपने खर्चा किया वो आपकी इंटेंजिबल एसेट होगा। और एवरी ईयर उसको आप जो 31 मार्च को आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मैंने जो मेजरमेंट लाइफ एक्सपेक्ट किया कि इतने साल में वो उसका नेचुरल रिसोर्सेज मिलने वाला है, तो वो आपको दिखाना है। और इसमें कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे फॉलो किए, कि एक्सप्लोशन इवेल्यूशन एक्सपेंडिचर ऑफ इवेल्यूशन ऑफ एसेट। दोस्तों उसके बाद उसमें ये भी है कि अमाउंट ऑफ एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक्सप्लोशन इवेल्यूशन, मिनरल रिसोर्स आपको दिखाना है, ओके। तो एक रिपोर्टिंग दिया है, और अच्छा मतलब सेपरेट है वो एक उनको कंपनी जो। उसके बाद इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। दोस्तों ये किस लिए मालूम है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अगर उनको बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो क्या जनरली देखते हैं कि भाई आपके बिजनेस में प्रोडक्ट वाइज इनकम एंड लॉस कितना है, जोग्राफिकल क्या इनकम और लॉस है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा सेल होता है, आपके पास क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है आपकी कंपनी की। तो वो सब ना एक रिपोर्ट सेगमेंटल फॉर्म में मिलता है ना, तो एक थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, वैसा अलग से एक मिलता है ना। तो आपको एक, और उसमें क्या ग्राफ वाइज आपको मतलब अलग अलग प्रेजेंटेशन एक रहता है ना, तो उसको आपको बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग होती है। और इसमें ना एक पर्सन अपॉइंट किया रहता है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसको रिपोर्टिंग होता है ये पूरा। और इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट, और इसमें कंडीशन रहते हैं कि आप सब नहीं दिखाना है आपको। देखो डिस्क्लोजर में सब नहीं, उनमें कंडीशन दिखा है कि देखो फॉर एग्जांपल 10% के ऊपर अगर आपका वो देखो एक है, एन एंटिटी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल इट्स रिलायंस एंड मेजर इट्स कस्टमर रेवेन्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विद द सिंगल एक्सटर्नल ऑफ अमाउंट टू 10% हो, मतलब एक कस्टमर से 10% के ऊपर से ट्रांजेक्शन हो तो आपको दिखाना है। यहाँ पे देखो कहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है कि डिस्क्लोजर अलाउड नहीं, तो वहाँ पे लॉ प्रिवेल होता है दोस्तों। हाँ और एक शेड्यूल 3 फॉर्मेट में कुछ बताया कि ये डिस्क्लोज करना है, और इंडियस बोलता है नहीं डिस्क्लोज करना, तो इंडियस फॉलो होगा। लेकिन लॉ बोलता है प्रिवेल, लॉ क्या बोलता है करना है, तो लॉ प्रिवेल होगा इंडियस के ऊपर, ओके। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, सेम है जो इंडियन अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें फेयर वैल्यू मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि आपको आप डायरेक्टली क्लब नहीं कर सकते, आपको जो एसेट्स एंड लायबिलिटी आप ऐड कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट अप्लाई होगा। एलिमेंट्स सब्सिडी का जो पोर्शन है अपना एक ना इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन निकाल देना पड़ा। रिपोर्टिंग डेट्स कैनॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, वो उन्होंने इंडिया में कंडीशन डाला है। कंसोलिडेशन ऑफ इन्वेस्टर बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टर ऑप्टेन द कंट्रोल एंड सीजेस व्हेन द इन्वेस्टर लूज द कंट्रोल, मतलब कभी सेल करते तभी। डिस्क्लोजर में दोस्तों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112 है ना, उसमें बता दूंगा कि उसमें दोनों बताया, दोनों मतलब एक होल्डिंग सब्सिडरी होगा,
या जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट होगा। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट मतलब क्या, दो कंपनी है, उन्होंने 50% कैपिटल कंट्रीब्यूट करके एक कंपनी बनाई, तो उसको जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं, जॉइंट कंट्रोल है बोलते हैं। तो उनका अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पीएनएल में कितना शेयर दिखाना है, वो सब प्रेजेंटेशन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखा है। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112 इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर। दोस्तों ये स्पेशल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया डिस्क्लोजर, नहीं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखो एक ही जगह दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने सेपरेट दिया है कि अगर आपकी सब्सिडरी है तो सब्सिडरी का देखो क्या क्या देना है आपको, उसका नेम देना है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, प्रोपोर्शनल ऑफ ओनरशिप क्या है, नॉन कंट्रोल इंटरेस्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड एनसीआई है, समराइज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब और कभी रिस्ट्रिक्शन है, कभी मतलब कंसोलिडेशन, वो भी आपको दिखाना है। इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर है तो क्या क्या दिखाना है आपको, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स है, क्या क्या दिखाना है, तो वो भी यहाँ पे दिखा है। नेम ऑफ द जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट, नेम ऑफ द एंटिटीज रिलेशनशिप, तो मतलब डिस्क्लोजर क्या है, रिलेशनशिप है आपका, वो आपको दिखाना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है आपका, वो सब दिखाना है। मतलब डिस्क्लोजर है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को उनको मालूम, इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए कि भाई इनका जॉइंट अरेंजमेंट कैसा है। मेजरमेंट वेदर इक्विटी और फेयर वैल्यू, वो आपको दिखाना है कि आपने वैल्यूएशन कैसे है। देखो आपको फेयर वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट, वही सब जगह है। देन नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलेटरी डेफर अकाउंट। दोस्तों ये बेसिक क्या है मालूम, इसका किसको अप्लाई होता है, मतलब जिसका रेट रेगुलेटेड हो, मतलब सेलिंग प्राइस को कोई लॉ अप्लाई हो। तो सिंपल भाषा में आपके जो एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहाँ पे रेट रेगुलेशंस है अगर, तो रेट रेगुलेशन अगर आपके प्रोडक्ट को लगता है तो आप उसके ऊपर नहीं दिखा सकते प्राइस। ओके, तो कभी कभी गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो इनकम डिफर्ड होता है आपका। ओके, तो वहाँ पे ये रेट रेगुलेशन है, framework that establish prices for goods or services or that are subject to oversight approval of rate regulator। फिर अप्रूव करना पड़े, उसके बाद ही आप बैलेंस शीट में कैसा डिस्क्लोजर करना है आपको, कि कौन से डिफरल अकाउंट है, डेबिट बैलेंसेस, रेगुलेटर डिफरल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस, वो आपको दिखा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाना है नेट मूवमेंट ऑफ रेगुलेटरी डिफर्ड बैलेंसेस, वो दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम डिस्क्लोजर क्या है, नेचर एंड द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द रेट रेगुलेशन, मतलब रिस्क क्या है कि ये रेट रेगुलेशन में आपको शो करना है। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ द रेट रेगुलेशन ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसके बाद लास्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, उसमें 5 स्टेप दिखा है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी है, रेवेन्यू रिकग्निशन। ओके, रेवेन्यू रिकग्निशन में क्या है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू दी बायर, बट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन है। और दोस्तों इंडिया किसको अप्लाई होता है, जिसका 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है ना, उनको ही अप्लाई होता है। तो आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, allocate the transaction price performance obligations, recognize the revenue when the entity satisfy the performance obligation। प्रेजेंटेशन कैसे करना है यहाँ पे दे, when either party to a contractual has performed an entity shall present the contract in the balance sheet as contract asset, contractual liability depend upon the relationship between entity performance। देखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिखा है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर कैसे आ रहा है, उसमें आपने क्या पॉलिसी अप्लाई की है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल क्रेडिट टर्म्स भी सब डिफाइन करना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई गवर्नमेंट का हो उधर अप्लाई होता है कि नहीं डिस्क्लोजर है तो ही। और डिस्क्लोजर क्या है, टू डिस्क्लोजर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एनेबल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई इनके कौन से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे सॉरी कौन से कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनका रेवेन्यू आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट चेंजेस इन द जजमेंट में अप्लाई स्टैंडर्ड, एनी एसेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना आप रिवीजन करेंगे ये लॉकडाउन में तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी ही स्किल अपग्रेड होती जाएंगी। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको जो बैलेंस जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी है ना वो आपको बताने वाला हूँ।
जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि देखो बेसिक बताऊंगा। अगर आपको डिटेल रीड करना है तो एमसीए की वेबसाइट में आपको डिटेल मिलेगा कि कैसा है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।